तो शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी। इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा बवाल नहीं है इसमें, फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एटम के बारे में पढ़ लीजिए, नोट्स बनाते जाइए। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हेडिंग डालिए एटम, लिखिए एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which take part in chemical reaction। तो एटम क्या होता है? एटम लिखिए इसके अंदर, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which take part in chemical reaction। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which take part in chemical reaction। ठीक है, यानी कि एटम की जो फंडामेंटल डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि एटम जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। किंतु रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद ये पता चला कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स मिले थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सारी चीजें मिली थी, ये सब केमिस्ट्री में आप पढ़ भी चुके हैं, तो हम एक एक करके सबको लिखवा दे रहे हैं फटाफट। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, after Rutherford's alpha particle scattering experiment, after Rutherford's alpha particle scattering experiment, after Rutherford's alpha particle scattering experiment and several other experiments, after Rutherford's alpha particle scattering experiment and several other experiments, we got to know several other experiments, we got to know that atom is made up of three subatomic particles. Atom is made up of three subatomic particles. Atom is made up of three subatomic पार्टिकल्स विज, VIZ, विज का मतलब होता है जो कि इस प्रकार है, विज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया? इसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड की डिस्कवरी और उसके बाद और भी कई सारी डिस्कवरीज हुई जिससे ये पता लगा कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम इनडिविजिबल है। पहले लोग कहते थे, हिंदी में कहते हैं परमाणु। ठीक है, इंडिया में महर्षि कनट ने बताया था इसके बारे में, कनड। ठीक है, उन्होंने अणु के बारे में बताया था, परमाणु के बारे में बताया था जो सबसे छोटा पार्टिकल है। ठीक है, तब तक उसी को सबसे छोटा माना जाता था, लेकिन रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये पता लगा कि एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम डिविजिबल है। आई बात समझ में? ठीक है, तो वो पार्टिकल कौन कौन से थे, उनके नाम क्या क्या दिए गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बेसिकली फोकस किसके ऊपर करेंगे? एटम के न्यूक्लियस के ऊपर। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं
तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो हाइपोथेसिस हमारे सामने दी गई है आपके स्टैंडर्ड तक, वो ये है कि एटम के अंदर सेंटर पार्ट पे एक हैवी पोर्शन होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस में बहुत सारे मतलब कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। इसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो इसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से वो कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, हम उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है। ठीक है, ये आपकी शेल्स होती हैं। ठीक है, जिसको आप ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। ये आपकी ऑर्बिट्स हैं और ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कुलेट करते रहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया? इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिस तरीके से, जिस अरेंजमेंट में सजे होते हैं, जिस अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ मतलब लगे होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। फिलहाल हमने सोडियम का बताया है। यहाँ पे सोडियम में क्या होता है, 11Na23 को लिया है मैंने। अभी इसकी भी महिमा अपरंपार में बताएंगे, सिंबल क्या है, अभी आपको कंफ्यूजन है, इसके बारे में आप सही से जानते ही नहीं होंगे। ठीक है, 11Na23 का मतलब इसमें 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन देखिए चक्कर लगा रहे हैं। तो हमने एग्जाम्पल देके एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपको समझाया है। ठीक है, तो आप चाहें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन एक तरीके से लिख सकते हैं, लिख लीजिए उसी में नीचे। ठीक है, द अरेंजमेंट ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in atom, arrangement of electrons, protons and neutrons in atom, arrangement of electrons, protons and neutrons in atom is called atomic structure of that atom, is called atomic structure of that atom. एग्जाम्पल के लिए मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम इज एज फॉलोज, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसको आपने ड्रॉ कर ही लिया है, मतलब आपने जो ड्रॉ किया उसी के ऊपर बस ये बढ़ा दीजिए। समझ गए? तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस तरीके से अरेंज्ड होते हैं उसे हम उस एटम का क्या कहते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम दिखाया है, जो कि इस प्रकार से है। बात समझ में आ गई? बट इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली फोकस एटम के ऊपर नहीं करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम फोकस करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर। आई बात समझ में? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर है ये टोटली न्यूक्लियस बेस्ड है, यानी जो कुछ हमें करना है वो इस न्यूक्लियस के लिए करना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने इसलिए पढ़ाया ताकि आपको पेरी थोड़ा सराउंडिंग उसका पता चल जाए। ठीक है, तो हम लोग अब मेनली फोकस करेंगे किसके ऊपर? न्यूक्लियस के ऊपर। हेडिंग डाल दीजिए अब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 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 क्या है? जैसा कि हम जानते हैं रदरफोर्ड ने बेसिकली डिस्कवरी न्यूक्लियस की ही की थी। अगर आपसे कोई पूछे कि रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या डिस्कवर हुआ था, तो बेसिकली उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है, तो आप कहीं पे अगर लिखना चाहें, ऊपर कहीं भी जगह आपके पास हो तो लिख लीजिएगा, इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड। In Rutherford's alpha particle scattering experiment, nucleus was discovered. In Rutherford's alpha particle scattering experiment, nucleus was discovered. ठीक है, तो न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। किस एक्सपेरिमेंट में? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से करी। ठीक है, तो न्यूक्लियस बेसिकली होता क्या है? न्यूक्लियस एटम के सेंटर पे पाया जाने वाला एक हैवी कोर है जिसके अंदर
पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स आपस में गुथे रहते हैं मतलब एक दूसरे से बहुत जोर से अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में बहुत जोर से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ ले, बाय द वे आपके सिलेबस के ऊपर की बात है, फिर भी कोई पूछ ले कि न्यूक्लियस इतना टाइटली रिजिडली बंधा कैसे रहता है, तो उसके पीछे का कारण है न्यूक्लियर फोर्स। ये क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है। मतलब सोचने की बात है, एक छोटा सा पॉइंट आप दिमाग में रखिए कि प्रोटॉन को छोड़ दिया जाए तो दुनिया का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम 2 प्रोटॉन ना होते हो। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो पॉजिटिव को रिपेल करना चाहिए, यानी प्रोटॉन क्या हो जाने चाहिए, खट से अलग हो जाने चाहिए, बिस्कुट की तरह टूट जाने चाहिए, न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, सब बंधे हुए होते हैं आपस में। इसका मतलब कोई इनके रिपल्शन से भी कोई ताकतवर कोई अट्रैक्शन फोर्स उनको बांध रहा है। बात समझ रहे हैं, मतलब 2 लोग हैं, एक दूसरे से बेनतहा नफरत करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको जकड़ के रस्सी से बांध दिया गया है। अब बेचारे जा ही नहीं पा रहे, ठीक है। मतलब कोई हस्बैंड वाइफ है, मान लो भयंकर मतलब मन बना रहे हैं कि हम डिवोर्स ले लें, लेकिन जो बच्चे हैं बीच में वो ऐसा होने नहीं दे रहे। आई बात समझ में। तो यही हालत होती है कुछ न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जो न्यूक्लियॉन्स को, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कॉमन नेम दिया गया है, अभी हम सब बताएंगे, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन है, वो सब आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे रहते हैं। आई बात समझ में। तो डिस्कस करते करते थोड़ा आगे निकल गए, वापस आते हैं। न्यूक्लियस की हम बात कर रहे थे। न्यूक्लियस क्या होता है, लिखिए, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल हैवी कोर ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस इज अ central heavy core of an atom which consists of protons and neutrons, which consist of protons and neutrons, which consist of protons and neutrons, which are bounded with each other, which are bounded with each other, which are bounded with each other by a strong nuclear force, by a strong nuclear force। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एटम के सेंटर पे पाया जाने वाला एक सेंट्रल हैवी कोर है। हैवी का मतलब भारी हुआ, यानी लगभग ऐसा बचपन से सुन रखा होगा तुमने कि एटम का लगभग पूरा मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। इसीलिए मैंने लिखवाया हैवी कोर। कोर क्या है? जो चीज सेंटर पे पाई जाती है उसे कोर बोल दिया जाता है। तो न्यूक्लियस का है किसी एटम के अंदर एक सेंट्रल हैवी कोर होता है जो किससे बना होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना होता है, जो कि आपस में किससे बंधे होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये तो पता ही होगा, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ठीक है। लिखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत बढ़िया नोट्स बनवा रहे हैं एक एक चीज, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, the number of protons present in a nucleus is called atomic number. The number of protons present in a nucleus is called atomic number, ठीक है। तो स्टॉप, नेक्स्ट लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, Z कैपिटल बनाइएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। कुछ लोग Z बोलते हैं भाई, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, कॉमन नेम है। तो हेडिंग डाल दिए न्यूक्लियॉन्स,
न्यूक्लियॉन्स, NuCleons, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स लिखिए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉमनली नेम्ड एज न्यूक्लियॉन्स। अरे बिल्कुल वही बात हो गई, घर में रहने वाले घर वाले, न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियस वाले यानी न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉमनली नेम्ड एज न्यूक्लियॉन्स। तो सुना होगा तुमने कि सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो उसे कहते हैं एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज एटॉमिक मास नंबर तो क्या गलत है? सही है भाई, प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियॉन्स हैं और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन्स हैं। तो अगर मैं ये कह दूं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन तो भी बात वही हुई, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कह दूं तो भी बात वही हुई, है ना। तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर लिखिए, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in a nucleus, the total number of protons and neutrons, the total number of protons and neutrons, the total number of protons and neutrons, neutrons, the total number of protons and neutrons or total number of nucleons, इसको ब्रैकेट में लिख लो, और total number of nucleons और total number of nucleons को ब्रैकेट में कर देना। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, फिर ब्रैकेट में और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ब्रैकेट क्लोज इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कभी कभी निकालने के लिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम बताए दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर, ध्यान से देखिए, एटॉमिक मास नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास नंबर ए बराबर होता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। ये हो गया एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। दैट इज कहने का मतलब ये है, एटॉमिक मास नंबर को अगर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर होता है जिसको जेड से किया जाता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर एन से कर दूं, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड हो जाएगा, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। यानी आप एटॉमिक मास नंबर में एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। आई बात समझ में? इसको कॉपी कर लीजिए। यानी अगर कभी भी आपको ए पता है, जेड पता है, तो ए में जेड घटाना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाना है। अब अगला हेडिंग है न्यूक्लाइड, NuClide। आप जानते हैं इसको, लेकिन इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं। केमिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ते हो तो ZXA लिखा होता है इस तरीके से, ZXA, यानी बॉटम में जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, A जो रिप्रेजेंट करता है वो एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ZX जो होता है वो जिस एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, जिस एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस होता है। आप लोग एटम समझते हो केमिस्ट्री में, ठीक है। ये न्यूक्लियस का के बारे में सब कुछ बता रहा है। X क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसका ये न्यूक्लियस है। तो ZXA ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसी को न्यूक्लाइड कहा जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के बारे में सब बता रहा है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन हैं, किस एलिमेंट का न्यूक्लियस है, ये सब बताता है। इसी को कहा जाता है न्यूक्लाइड, ठीक है। हेडिंग डाल दिया न्यूक्लाइड, लिखिए, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन
It is the symbolic representation of it is a symbolic representation of nucleus of an atom. Nucleus of an atom. ठीक है, दैट इज करके ऐसे लिख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, जैसे हम फिर वही एग्जाम्पल दे देते हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 11Na23, सोडियम वाला वही लिया जिसका हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पीछे बनाया था. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गौर से देखा जाए तो 23 क्या हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे आपका A जो हो गया 23 मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. Z कितना हो गया, 11 हो गया. ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, सोडियम. एलिमेंट का सिंबल यहाँ पे सोडियम है. अब मान लो कोई हमसे कह दे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करो. देखिए यहाँ पे आते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर लो. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है, 11 हो गया. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही कहते पता कर लो. मैंने क्या बताया था, A माइनस जेड थोड़ी देर पहले बताया था. या सीधा सीधा मोटा मोटा याद कर लो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, क्योंकि ऊपर A नीचे जेड है. ठीक है, तो कितना हो गया सीधे सीधे 23 माइनस 11 कुल मिला के 12 हो गया. आगे बात समझ में. इस प्रकार से आपका ये न्यूक्लाइड रिप्रेजेंट करता है सब कुछ. वैसे देखा जाए तो बीच वाले सिंबल का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से एटॉमिक नंबर पता लग जाने पे एलिमेंट अपने आप पता हो जाता है. लेकिन फिर भी थोड़ा सा इजी रहे, कन्वीनियंट रहे, इसलिए एलिमेंट का सिंबल यहाँ बनाया जाता है. ठीक है, तो हम लोग समझेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन. आइसोटोप TOPE होता है ना. ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन. तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन समझना और याद करना बहुत आसान है. आइसोटोप ऐसे याद कर लीजिए, आइसोटोप पा से प्रोटॉन यानी प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, यानी जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है उनको आइसोटोप कहते हैं. जैसे कि हमने पहला एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिया है आपको, एग्जांपल नंबर 1 और ये एग्जांपल नंबर 2. ये हाइड्रोजन एटम के मेंबर हैं. ठीक है, देखिए सभी में 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. ठीक है, प्रोटियम में भी एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटेरियम में भी 1 है और ट्राइटियम में भी 1 है. एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो आइसोटोप हुआ. ठीक है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एटॉमिक नंबर सेम है. आइसोटोप पा से प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, तो अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है तो आइसोटोप कहा जाता है. जैसे दूसरा एग्जांपल 6C12 और 6C13. ठीक है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, इस वजह से दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए, आइसोटोप हो गए. एक बात और ध्यान देने वाली है, आइसोटोप सेम एलिमेंट का होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर सेम रहेगा तो एलिमेंट ऑब्वियसली सेम रहेगा. तो ये तीनों मेंबर हाइड्रोजन की ही फैमिली के हैं और ये दोनों मेंबर कार्बन की ही फैमिली के हैं. यानी जब हम लोग आइसोटोप का डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लोग आइसोटोप की डेफिनेशन लिखने में मेंशन करते हैं कि वो एटम्स या वो न्यूक्लियाई जिनका वो एटम्स या वो न्यूक्लियाई ऑफ द सेम एलिमेंट, ये मेंशन किया जाता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं. आइसोटोप के बाद अगला मेंबर है आइसोबार. बोले तो आइसोभार, भार कहाँ होता है, सर पे. नॉर्मली कुली लोग भार कहाँ लाते हैं, सर पे. ठीक है, तो सर वाला भार मतलब एटॉमिक मास नंबर, ऐसे याद कर लो, मास भार लगभग इक्विवेलेंट चीजें हैं. ठीक है, तो जिसमें भार वाली स्पेस यानी कि एटॉमिक मास नंबर वाली जो जगह है वो आपकी क्या रहती है, इक्वल रहती है. ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर वाली प्लेस डिफरेंट रहती है, उसे आइसोबार कहते हैं. ठीक है, तो आइसोबार बोले तो आइसोबार. ये दो एग्जांपल मैंने दो पेयर दिए हैं आपको, दो इसलिए मैंने लिखे क्योंकि आपको याद करने पड़ेंगे. एग्जांपल में विद एग्जांपल लिखने, सॉरी एग्जाम में विद एग्जांपल लिखने को आता है.
ठीक है। तो 11 Ne23 और 12 Mg23 में दोनों का मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए आइसोबार हुए। इसमें भी देखिए 6C14 और 7N14 में 14 यानी एटॉमिक मास नंबर क्या है, सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोबार हुए एक दूसरे के लिए। आइसोटोन ना से न्यूट्रॉन, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। अब न्यूट्रॉन जब सेम होते हैं तो ऊपर से दिखाई नहीं देता कि न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं, इसलिए कैलकुलेशन मारनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आपको इजी तरीका बताया, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अगर इसमें करके देखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, वैसे भी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आएगा, ये भी 12 हुआ, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए, आइसोटोन हो गए, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी कुल मिला के 20 हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो भी ये 20 हो जाएगा, यानी ये भी एक दूसरे के लिए क्या हो गए, आइसोटोन हो गए, आइसोटोन हो गए, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये वाला आइसोटोप वाले में सेम एलिमेंट के मेंबर होते हैं और ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट। एग्जांपल देख के साथ साथ क्लियर हो रहा है। देखिए इसी में केवल ऐसा केस है जिसमें एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो बाकी सब में एलिमेंट अलग अलग आ रहे हैं। तो एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं। हेडिंग डाल दीजिए आइसोटोप। पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन पहले डेफिनेशन बोल रहा हूँ वो लिखो, उसके बाद सिस्टमैटिक काम करेंगे। लिखिए the atoms of the same element, the atoms of the same element, the atoms of the same element having same atomic number Z, the atoms of the same element, the atoms of the same element comma having same atomic number Z, having same atomic number Z but different mass number A, the atoms of same element, ठीक है, सेम एलिमेंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, the atoms of the same element comma having same atomic number Z but different mass number A, but different mass number A are called isotopes, are called isotopes, ठीक है, लिख लिया। एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल लिखने के लिए 2 लाइन छोड़ दीजिए, अगले हेडिंग डालिए आइसोबार। एग्जाम्पल लिखने के लिए 2 लाइन छोड़ दीजिए, बस लिखिए आइसोबार। लिखिए द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देखो आ गया इसमें, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have the same mass number A, the atoms of different elements which have the same mass number A, which have the same mass number A but different atomic number Z, the atoms of different elements which have the same mass number A but different atomic number Z, but different atomic number Z are called isobars। फिर बोलता हूं आखिरी बार, the atoms of different elements which have the same mass number A, comma but different atomic number Z, comma are called isobars। आइसोबार के ये 2 एग्जांपल लिखे, 2 पेयर, ठीक है। इसको लिखने के लिए 2 लाइन छोड़ दीजिए, आगे हेडिंग डालिए आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है, लिखिए द एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, the atoms having different number of protons but same number of neutrons, the atoms having different number of protons but same number of neutrons, the atoms having different number of protons but the same number of neutrons are called isotones। The atoms having different number of protons, different number of proton लिख दिया तो अंडरस्टूड हो गया कि अलग अलग एलिमेंट के हैं। The atoms having different number of protons but same number of neutrons are called isotones, ठीक है, ओके। इसके एग्जाम्पल ये हैं, तो सबके तीनों के प्रॉपरली एग्जाम्पल अपनी अपनी जगह पे लिख लीजिए। भैया कार्बन में अगर आपको पढ़ाना है आइसोटोप में तो आप 6C14 कार्बन डेटिंग जो बताते नहीं है कि ये स्कैल्प मिला है इतने साल पुराना,
ठीक है, तो जो एज पता करी जाती है वो कार्बन डेटिंग से पता करी जाती है। ठीक है ना, तो ये वही है, रेडियो एक्टिव होता है ये, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे।